2014 में आपने कहा कि सरकार बनाने में दलितों का बहुत बड़ा हाथ रहा, 2019 की सरकार गिराने में दलितों का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जातीय हिंसा में आरोपी दलित नेता और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण रिहा हो चुके हैं जेल से और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको रिहा कर दिया। 1.5 महीने पहले। तो क्या कोई सेटिंग थी, क्या वजह थी? कहा जा रहा है कि सेटिंग है भाजपा से। मेरी सेटिंग ये है ना कि वो मुझसे बहुत डरते हैं और जैसे कह रहा है ना, उपचुनाव में मैंने एक पत्र से उनकी हवा निकाल दी तो इसलिए उनको ज़्यादा मुझसे तकलीफ। कल मैंने, जैसा मैं मीडिया को पहले बताया, कल 14 तारीख मेरी तारीख लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और उनके वकील ने 3 दिन पहले सेंटर करके कहते थे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसको वहाँ से रिलीफ होने वाली। तो ऐसे में उन्होंने एक दिन पहले सोचा कि चलिए दलितों की सहानुभूति लेते हैं, चंद्रशेखर को रिहा कर देते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिहा होता तो उनकी बहुत किरकिरी होने वाली थी। थोड़ा सा बचाव के लिए उन्होंने ये पॉलिटिकल माइंड लेने के लिए डिसीजन अर्जेंटली में ले दिया। तो ये कहा जा रहा है कि दलितों में एक मैसेज देने के लिए चंद्रशेखर को रिहा किया गया। ये जो कहा जा रहा है बिल्कुल सही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इसलिए किया गया क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट से हो जाती तो फिर सब चीज़ें खराब हो जाती, उनसे कोई पूछता ही नहीं और सब लोग दलित समाज तो उनका पहले से विरोधी हुआ बैठा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि चलिए गुमराह कर देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आगे तो गुमराह नहीं हो सकते ना। चंद्रशेखर ने बता दी सच्चाई कि क्यों दिया, क्योंकि अगर इतने अच्छे होते तो 8 महीने से मैं बीमार हूँ, मेरी मेडिकल रिपोर्ट जेल में है, वो मेरा इलाज कराते, 8 महीने से उन्होंने मेरे इलाज के लिए मुझे नहीं भेजा। तो वो जितना प्यार मुझसे करते हैं, जितनी प्यार वो दलितों से रखते हैं, 2 अप्रैल को उन्होंने 12 दलित मरे, उनके लिए उन्होंने जो कुछ किया वो कैसे मरे पूरा देश जानता है। जितने 2,500-3 हज़ार लोग उन्होंने जेल में झोंक दिया सब लोग जानते हैं। इस वजह से उनका दलित प्रेम का जो ये वो था वो खुल चुका है, उसकी पोल सबके सामने खुल चुकी है। तो अब चंद्रशेखर अगला प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हैं आप लोग? जेल से तो आप बाहर आ गए हैं और बहुजन की बात कर रहे हैं आप, तो अब क्या प्लान है आप लोगों के? देखिए, हम सामाजिक संगठन के लोग हैं, अपने संगठन को फिर मजबूत करेंगे, सामाजिक लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं सब लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम करेंगे सामाजिक रूप से। जब आप बहुजन समाज की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मायावती का, और 2019 का चुनाव है। बहुजन समाज में मायावती का नाम क्यों आता है? वो तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी भले, लेकिन तो हिदायत सर्जन सुखाए के नाम पे काम कर रही हो, तो सबकी बात करती है। क्या वो स्वर्णों की बात नहीं करते हैं? तो स्वर्णों की बात भी करते हैं, उनकी पार्टी में विधायक भी है स्वर्ण। तो उनके साथ बहुजन के नाम पर उनका नाम आना, ये तो मीडिया का गलत रुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो सर्जन की बात करती है, बहुजन की बात करने के लिए तो भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। तो कहा जा रहा है कि 2019 का चुनाव नजदीक है, तो क्या भीम आर्मी भी इस चुनाव राजनीतिक मतलब इस चुनाव वाली राजनीति में आएगी? नहीं, भीम आर्मी चुनाव वाली राजनीति में नहीं आएगी। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और अनंत तक ये सामाजिक संगठन ही बना रहेगा, राजनीति में बिल्कुल नहीं आएंगे। भीम आर्मी राजनीति में नहीं आएगी। आप जब जेल से निकले थे, जेल से निकलते ही आप बीजेपी पर एकदम आक्रामक तरीके से आपने अटैक किया था, तो क्या देखा जाए, माना जाए कि 2019 में भी आप बीजेपी के अगेंस्ट ही में रहेंगे? मैं बीजेपी को बिल्कुल विरोध में रहूंगा। मेरे लोगों को मारने वालों के, मैं तो जो लोग मेरे लोगों के उत्पीड़न करते हैं मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने मेरे 12 लोगों को मार दिया, मेरे 2,000-2,500 लोगों को जेल में डाल दिया, यार मैं तो उनके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हूँ। मैंने जो संविधान, जिनके मौजूदगी में संविधान चल रहा है, तो मैं उनके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हूँ। मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उनका बिल्कुल विरोधी, अंत तक विरोधी रहूंगा, अंतिम क्षण तक विरोधी रहूंगा। तो आपके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, उसके बाद आप जेल में रहे, जेल के बारे में थोड़ा बताएं, कैसी हालत थी, क्या थी? एक फोटो आपकी वायरल हुई थी जिसमें आप व्हील चेयर पे थे जी, वो क्या था? जेल में एक बुरी चीज़ ये है जेल के बारे में, क्योंकि मैं मेरे ऊपर एक उम्मीद है समाज की, एक भरोसा है पूरे बहुजन समाज का, तो मैं जेल में जो हुआ उस पर बात नहीं करना चाहता। वो मेरे विरोधियों को जो मेरे खिलाफ करना चाहता उन्होंने किया, जो भी कुछ कर सकते मेरे हौसलों को तोड़ने के लिए किया। लेकिन ये जो बात जिसके लिए आपने कहा, एक फ़ोटो जो वायरल हुई थी, जब मैं बीमार हुआ, इलाज नहीं हो पाया सही, तो प्रॉपर वो बाहर लाया गया, क्योंकि जेल में ये तो बहुत ज़रूरी बात है, ये तो बतानी पड़ेगी। जेल में मानव जीवन बड़ा नरकीय है, वहाँ जो है इलाज और उनकी सब ये खाना पूर्ति होती है, कुछ नहीं होता। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है व्यक्ति जेल में ही मर जाता है और सिर्फ इलाज की कमी से, तो ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। जेल व्यवस्था में इसमें सुधार होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे, जब हमें मौका मिलेगा, हमारा कोई आदमी वहाँ होगा तो हम कहेंगे कि यार जेल मैनुअल में, जेल एक्ट जो है इसमें बदलाव करो। जेल के कर्मचारी भी दुखी हैं, जेल के कर्मचारी भी ड्यूटी से दुखी हैं, उनका जीवन भी नरक है, वो भी परेशान है। वो भी मुझसे कहते थे, भैया कभी आपको मौका मिले या आपका कोई व्यक्ति हो तो उससे कहना कि जेल एक्ट में बदलाव हो, तो हम करेंगे, हम इस पर जब मौका मिलेगा काम करेंगे। एक सवाल और उठ रहा है कि अगर आप बहुजन की बात कर रहे हैं, मायावती बहुजन की बात कर रही हैं, अगर आप दोनों में
टूट होगा या आप दोनों बिखरे रहेंगे तो जो दलित और पिछड़े वर्ग का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा या किसी और को जाएगा, तो उसको किस तरह देखेंगे? देखिए ऐसा ना, टुकड़े तो तब होंगे जब मैं राजनीति करूंगा। मैं तो चुनाव ही लड़ रहा हूँ ना, मैंने किससे कहा कि भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी, तो टुकड़े का मतलब ही बनता। राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है ही। लेकिन आपने ही कहा कि आपके लेटर से कैराना चुनाव और इसमें फर्क पड़ा, तो कहीं ना कहीं आपका दखल तो होगा ना चुनाव में। वो समय बताएगा दखल होगा। जब अच्छा चीजें हो रही तो मैं क्यों दखल करूंगा? मुझे तो वहाँ लग रहा जरूरत थी मेरी, जब मुझे अगर लगा जरूरत है बाद में तो मैं फिर दखल अंदाजी कर दूंगा। अगर मुझे लगा जरूरत नहीं है तो क्यों दखल अंदाजी करूंगा? अरे जो काम प्यार से हो रहा है उसके लिए उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? प्रयास करेंगे कि महागठबंधन हो और भाजपा को बहुत उन्होंने काम कर लिया, उन सब लोगों को आराम दिया जाए। वो कुछ दिन आराम करें, 5, 7, 10 साल, दूसरे लोग काम करें, तो ये चलता रहना चाहिए। मतलब महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, महागठबंधन हो, कांग्रेस, ये सारे मिलकर लड़ें। मैं कहता हूँ बिल्कुल भाजपा के खिलाफ एकजुट, क्योंकि सब लोग पीड़ित हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं, स्वर्ण हो, बहुजन हो, दलित हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी, सब लोग पीड़ित हैं। किसान पीड़ित है, जवान पीड़ित है, रोजगार वाला पीड़ित, बेरोजगार पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित, सब पीड़ित हैं। तो सब चाह रहे बदलाव हो, सबकी आवाज़ बदलाव हो, तो सबको एकजुट होकर बदलाव कर देना चाहिए। अगर तो उनके हाथ में वोट देके तो करना है, बदलाव हो जाएगा। अगर मायावती आपको बुलाती हैं, चाहती हैं अपने पार्टी में जोड़ना, तो जुड़ेंगे क्या? नहीं, मैं राजनीति व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पास इतना मजबूत संगठन है जिसमें करोड़ों लोग हैं, तो यार मैं क्यों जाऊँगा राजनीति करने? मैं तो राजनीतिक लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि मैं सामाजिक रूप से भी उनसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। मुझे राजनीति की जरूरत नहीं है। मैं सामाजिक रूप से, मेरी उनकी उससे ज़्यादा, उनके विधायक को कोई पूछेगा नहीं, उनके एमपी को पूछेगा नहीं। देखिए आप चंद्रशेखर रूप से दिल्ली से आए ना, तो मैं सामाजिक रूप से इतना मजबूत हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है राजनीति करने की? और सबको पता है ना, अकेली पार्टी कोई नहीं जीत सकती। सबको पता है अकेली पार्टी कोई नहीं जीत सकती, ये प्रमाणित हो चुका है। आपने देखा बीएसपी भी अकेली लड़ी थी 2014 में, क्या हुआ? समाजवादी भी अकेली लड़ी थी, क्या हुआ? जबकि समाजवादी रूलिंग पार्टी सरकार में थी तो 5 सीटें मिली 80 में से, बीएसपी को तो 1 भी नहीं मिली, कांग्रेस को 2 मिली जो राष्ट्रीय पार्टी है। तो मैं यूपी की बात में आपको बता रहा हूँ, मुझे समझ आ गया कि एकजुट होकर ये लड़ाई जीती जा सकती है। मैं अपने निजी स्वार्थ के चलते किसी भी सूरत में बहुजन समाज का नुकसान नहीं होने दूंगा। अब जब एकजुट की बात कर रहे हैं तो 2014 के चुनाव में जी बहुत बड़े, मतलब दलित समाज का बहुत बड़ा तबका ने बीजेपी को वोट किया था। आपको लगता है कि 2019 में वो वोट नहीं करेंगे? 2019 में तो दलित समाज वोट तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को बैठना भी नहीं देगा अपने घर। हो सकता है उन्हें वो कहते बाहर बोर्ड भी लगा दें कि भाजपा के प्रत्याशी का, भाजपा के नेता का आना बंद है। ये देख लेना आप, जब विरोध इतना है, वो विरोध मुखर भी होगा, वो बाहर भी आएगा। तो ऐसा हो कि वो कहें कि यार सामाजिक उद्भव बिगड़े, तुम हमारे यहाँ कोई बात हो तो भैया हम तुमसे हाथ जोड़ो कहते हैं हमारे गाँव में मत आना। ये हो सकता है। जैसे बीजेपी में भी बहुत सारे दलित समाज और SC ST और इन सारे समाज से लोग आते हैं, MP हैं, MLA हैं, वो तो जाएंगे वोट मांगने, वो तो बीजेपी में हैं। 131 MP हैं रिजर्वेशन कोटे के, 1100 विधायक हैं रिजर्वेशन कोटे के। संविधान जलता, किसी के पेट में दर्द नहीं होता, सिर्फ सामाजिक लोगों के पेट में दर्द होता, चंद्रशेखर के पेट में दर्द होता, जेल में भी। और उन लोगों के पेट में दर्द होता है संविधान से, जिनको पता है संविधान से उनका वजूद है। ठीक है, आ जाओ तो जी, हाँ आ जाओ। जिन लोगों का वजूद संविधान से है, उनको उनके पेट में दर्द होता है। तो मुझे ये बिल्कुल कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि किसी भी सूरत में जो नालायक लोग हैं वो अपना काम बंद नहीं करेंगे, वो तो करेंगे। जो चाटुकारिता चमचा जो चल रहा है वो जायज रहेगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को रोकने का काम करें, ऐसे लोगों की बातों से लोगों को गुमराह होने का काम ना करें। 2014 में आपने कहा कि सरकार बनाने में दलितों का बहुत बड़ा हाथ रहा, 2019 की सरकार गिराने में दलितों का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। आप भीम आर्मी हैं, आप बहुजन की बात करते हैं, इसी तरह कुछ लोग सवर्णों की बात करेंगे, कुछ लोग मुसलमानों की बात करेंगे, कुछ लोग किसी और धर्म की बात करेंगे। इस तरह देश तो कहीं ना कहीं बटा रहेगा ना। अभी भी भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, इस्लाम की बात नहीं करती है, सिखों की बात नहीं करती, तो इससे देश बट रहा है ना। मैं तो 85% को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं तो देश को जोड़ने की बात कर रहा हूँ भाई। 3 एक वर्ण को तो अलग कर रहा हूँ ना, 3 वर्णों को तो एक करने की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मैं तो देश को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, जातियाँ खत्म करने की बात कर रहा हूँ। जातियाँ खत्म करने स्वर्ण भी नहीं रहेगा, ना दलित रहेगा, ना OBC रहेगा, ना माइनॉरिटी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अब जातियाँ खत्म करने के लिए हम लोग प्रयास करें। ये देश भी जो है विभिन्न समुदाय का, विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, इसीलिए इसे भारत कहते हैं, प्रबुद्ध भारत। ये बुद्ध का देश है, इसमें कभी जातियों के टकराव नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते झगड़े करवा दिए हैं। तो मेरा प्रयास तो जोड़ने का है, मैं 85% को जोड़ने की बात करें। जोड़ने की बात करें तो बताइए कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मेरे हिसाब से तो दोनों ही के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता भाई, ये तो चुनाव तय करेगा कौन बनेगा। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तो नहीं बनने वाले, और कौन बनेगा ये समय तय करेगा। आपके बारे में एक बात और चल रही है कि इमरान मसूद लगातार आपके
साथ संपर्क में थे, जी। कांग्रेस में जाने की बातें चल रही हैं, एक ये भी खबर है, तो क्या कांग्रेस की तरफ तो आप, क्योंकि आप बहुजन की तरफ जाएंगे नहीं, जी। तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई आपको ऑफर है या किसी पार्टी की तरफ से कोई देखिए, ऑफर आया है किसी पार्टी की मैं तरफ से? बहुजन की बात करता हूँ। इमरान मसूद इस्लाम धर्म के को मानने वाले लोग हैं, वो भी बहुजन में आते हैं, वो मेरे भाई हैं। उन्होंने मेरी, जब मैं जेल गया तो उन्होंने यहाँ जिले में हमारे लोगों की मदद भी की। राजनीतिक रूप से कहीं है उनकी वो है, वो किस लिए पार्टी के लिए काम करते हैं उनकी वो है, लेकिन सामाजिक रूप से तो मेरे भाई है ना। जो बीएसपी में या बीजेपी में या कांग्रेस में जो दलित नेता हैं, वो भी, उनसे भी तो मेरे पारिवारिक संबंध है ना भाई, वो भी मेरी जाति के लोग हैं, तो उनको, उनका भी मैं बुरा नहीं कर सकता ना, उनसे मिलना जुलना थोड़ा बंद कर दूंगा। तो मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ ना। तो मुझे कांग्रेस से किसी ऑफर के, अगर मुझे, मैंने कहा अगर मुझसे पूछा जाए कि बहुजन चुनोगे या सर्वजन चुनोगे तो बहुजन चुनूंगा। मुझसे कहा जाए कि मिशन में रहोगे या किसी पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री बनना पसंद करोगे तो मैं कहूँगा मिशन में रहूंगा। ये तो मेरी आइडियोलॉजी है ना यार। जब मेरे बाप ने राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया, साहब काशीराम ने, तो मैं MP MLA के चक्कर में थोड़ा ही वो करूँगा यार। मैं तो उनसे बहुत मजबूत हूँ, बहुत बड़ा हूँ मैं उनसे। उनके पीछे एक MP के पीछे 16 लाख का पोलिंग होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे पास तो करोड़ों लोग हैं, तो मैं तो 100 MP के बराबर खड़ा हुआ। मुझे क्या टेंशन है, मुझे परेशानी नहीं है, मुझे राजनीति करने की जरूरत नहीं। तो एक सवाल, आखिरी सवाल मान लीजिए कि मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं तो दलित समाज के एक मजबूत व्यक्ति को उस कुर्सी पे देखना चाहता हूँ, जो 70 साल से दलित समाज को छूने नहीं दी गई। मैं चाहता हूँ कि उस पर दलित समाज का व्यक्ति मजबूती से बैठे और दलित समाज के और बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। मेरी उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। लेकिन मायावती ने, आप जब हिंसा हुई थी सहारनपुर में, आपको RSS का एजेंट कहा था। बुआ जी ने क्या कहा इसके बारे में भतीजा क्यों टिप्पणी करे? बुआ जी ने कहा, बुआ जी को लगा होगा, उन्होंने क्या क्या था, बुआ जी के साथ वाले लोगों ने, मिश्रा जी जैसे लोगों ने गुमराह करके कह दिया कि ये तो भाजपा का है। या हो सकता है कुछ ऐसा कर दिया कि यार ऐसा नहीं, ये बच्चा कल स्टैंड ना हो जाए तो इसके बारे में ऐसा कह दो। ये हो सकता है यार, राजनीतिक स्टेटमेंट है, इसको तुम दिल से क्यों ले रहे हो? मीडिया को नहीं लेना चाहिए। दिल से नहीं ले रहे हैं? मैं नहीं लेता हूँ ना, मेरी बुआ का स्टेटमेंट दिल से क्यों लूँ भाई? मेरे पारिवारिक रिश्ते, नाराजगी हमें घर में भी हो जाती है। मुझे तो माँ भी कभी कभी डांट देती, तो मैं क्या दिल पे ले लूँ इस बातों को? ये बातें नहीं होती, पारिवारिक बातें। वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो मेरी बुआ है, मैं उनका भतीजा हूँ, मेरे ब्लड रिलेशन है उनसे। मुझे डांट भी देकर सुन लूंगा। तो 2019 में बुआ के लिए प्रचार करेंगे? मैंने क्या कहा, 2019 में तो मैं भाजपा को हराने के लिए प्रचार करूंगा। धन्यवाद।